2024 का जो चुनाव आया, 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, या जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा मानते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, और उसके कारण हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है का नारा दिया था जी। और 400 पार का नारा जब दिए और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो वो 240 लेने के पार, और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात तय हो गई कि चुनाव में कहीं न कहीं निष्पक्षता गायब है। चुनाव आयोग कुछ बातों को देश से छुपाना चाहता है, और देश से जब छुपाना चाहता है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण चुनाव आयोग देश के सामने सत्यवाद को उजागर करना नहीं चाहती। ये जनता जानना चाहती है। चुनाव आयोग में धांधली चल रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, सरकार के द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं उस काम को कर रही है। इस प्रकार का जो आरोप लगता है, एडीआर के आरोप लगाने के बाद एडीआर के स्पष्टीकरण पर कोई भी जवाब नहीं देने से ये बात पुख्ता हो जाती है, जनता में संदेह आता है, जनता में संदेह जाता है, चला गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, नहीं करा पा रहा। तो ऐसे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सदस्यों को, चुनाव आयुक्त को इस देश में चुनाव के विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उनको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल कि धांधली तो हुई है, लोकसभा क्षेत्र इसी जहां मैं बैठा हुआ हूं, उसी कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 3 मतदान केंद्र का मत पत्र वोटिंग मशीन ही नहीं गिना गया। वोटिंग मशीन नहीं गिना गया? वोटिंग मशीन नहीं गिना गया। अच्छा। 3 केंद्र का, जिसका अभी हाई कोर्ट में केस डला हुआ है। अच्छा, पुष्टि हो गई? पुष्टि हो गई, केस वहाँ डला हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं कर रहा। जबकि मामला ये है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चीजों की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट उसका निर्णय होना चाहिए कि क्या हुआ है, ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि देश के बड़े बड़े राजधानी स्तर में, जिला स्तर में और प्रदेश स्तर में इन सब बातों की जानकारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चुनाव के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है और उनको ये सब चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार है, और अधिकार पूर्वक इस प्रकार की बातों को हम जान सकते हैं। जी जी जी। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम देश के वर्तमान के इश्यूज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसका देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बुद्धिजीवी लोग जो भी बात बनाते हैं उसका समाज पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे देश में जो भी मुद्दे अभी उभर करके आ रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का सुकृति इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जी जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कुछ महीने पहले जो है चुनाव से होकर के गुजरे हैं। लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें हम सब लोगों ने काफ़ी वोटिंग की है, और उसका जो रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट जो है एक तरह से जो सरकार थी वो, उसका जो बहुमत पहले जो रहता था वो बहुमत जो है वो काफ़ी कम हो गया। बीजेपी जो है 240 सीटों पर करीब करीब आ गई है। तो इसको देख करके हमको उतना ज़्यादा हतप्रद नहीं हुआ, लेकिन जो इलेक्शन के रिज़ल्ट के आने के बाद जो चुनाव आयोग का जो डेटा आया और उसमें जो वोटों में जो अंतर पाया गया, वो एक हमारे लिए नया सोचने का मुद्दा बन गया। आप लोग क्या सोचते हैं? पहले तो अपना नाम बताएंगे और फिर जो है बात शुरू करेंगे। जी। हाँ, मैं हेमंत कांडे जी, दिल्ली राजरा से, जिला बालोद। जी। आपके इस चैनल के माध्यम से सुकृति इंडिया के समस्त दर्शकों को मैं सादर जय भीम करता हूं, और आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रकार के प्रश्न को आम जनता से जानने का प्रयास किया। तो जनरली सामान्यतः यह बात होती है कि वर्तमान मुद्दों पर देश के बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े जो जहाँ पर और यूनिवर्सिटी है, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उन्हीं लोग इस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु ऐसा नहीं है। आज के इस आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल देश में जो घट रही घटनाएं हैं, उन समस्त घटनाओं पर आम जनता का भी नज़र रहती है। हाँ। और आम जनता भी उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं जी, और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी
क्योंकि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी जी। और लोकतंत्र में या लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी जी। और उन संस्थाओं में से इस देश में लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी। और उस चुनाव के माध्यम से जो हम वोट देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति का एक वोट और एक कीमत जी। तो इस बात को तो अब पूरा देश जानता है और केवल बुद्धिजीवी ही जानते हैं ऐसा नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि मेरे एक वोट की बहुत कीमत है और उस वोट को मैं बिल्कुल किसी हालत में व्यर्थ खर्च नहीं होने दूंगा या व्यर्थ जाने नहीं दूंगा जी। और इस प्रकार की बात होती है तब इस प्रकार चुनाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव में निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई जी, जो एक संवैधानिक संस्था है और उस संवैधानिक संस्था के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ही निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती संवैधानिक संस्था होने के कारण जी। तो चूंकि अब ये अभी का जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव आया 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा मानते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है और उसके कारण हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है, परंतु उस समय तो उनको 303 304 के आसपास का वोट मिल गया था लास्ट चुनाव में, परंतु इस बार उसी के बल पर उन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था जी और 400 पार का नारा जब दिए और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो वो 240 ले दे के पार कर पाए, उससे ज़्यादा उनको सीट नहीं मिली और इस सीट को इस चुनाव को 204 को भारत की जनता ने स्वीकार किया ऐसा मान के चलते हैं और तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या चाहे किसी भी माध्यम से हो, परंतु सरकार उनकी बनी। परंतु एडीआर की जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात तय हो गई कि चुनाव में कहीं न कहीं निष्पक्षता गायब है और उस निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए एडीआर चूँकि एक बहुत बड़ी संस्था है, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और इसलिए उसके जो रिपोर्ट है उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसका एक बड़ा महत्व है, उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि एडीआर ने जो रिपोर्ट दिया है वो और चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो, ये दोनों में कितना अंतर है इस बात की जानकारी एडीआर चाहता है, परंतु अंतर क्यों है जी। इस बात की जानकारी चाहता है परंतु चुनाव आयोग इस पर स्पष्ट अपनी बात रख नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग कुछ बातों को देश से छुपाना चाहता है और देश से जब छुपाना चाहता है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण चुनाव आयोग देश के सामने सत्यवाद को उजागर करना नहीं चाहती, ये जनता जानना चाहती है जी जी। और जनता इस प्रकार से जानना चाहती है तब उसमें इस बात का एक तय हो जाता है कि कहीं न कहीं जो ऐसा बोला जाता है विपक्षियों के द्वारा, दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा कि चुनाव आयोग में धांधली चल रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, सरकार के द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं उस काम को कर रही है, इस प्रकार का जो आरोप लगता है एडीआर के आरोप लगाने के बाद एडीआर के स्पष्टीकरण पर कोई भी जवाब नहीं देने से ये बात पुख्ता हो जाती है, जनता में संदेह आता है, जनता में संदेह जाता है जी जी। तो जनता में संदेह चला गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और उसके कारण निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने जो 5 लाख है 5 करोड़ है जो 4 करोड़ 65 लाख लगभग 5 लाख वोटों का अंतर ये किसी हालत में संभव नहीं हो सकता क्योंकि मैं शासकीय सेवा में रहा हूँ और 5 करोड़ हाँ लगभग 5 करोड़ कहा मैं, है ना। तो शासकीय सेवा में रहने के बाद ये बात को तो पुख्ता हो जाती है कि जिस दिन आपने चुनाव कराया तो चुनाव कितने समय प्रारंभ किया, चुनाव कितने समय आपने शुरू किया, तो चुनाव कितने समय किए, उस समय ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं उस बात की जानकारी होती है और चुनाव बंद करते समय जब बंद हो जाता है लास्ट में, चाहे वो 5 बजे के बाद हो चाहे 5 बजे के पहले हो, 5 बजे के पहले कर नहीं सकते बिल्कुल, परंतु 5 बजे के बाद भी यदि कोई मतदाता बचे हुए हैं तो उसका चुनाव कराया जाता है। जब भी उस केंद्र में चुनाव होगा तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कि उस अंतिम व्यक्ति का नाम लिखा जाता है
अच्छा, कि किसने अंतिम व्यक्ति कौन Cast किया। आदमी है जिसने क्रॉस किया, जिसने वोट डाला है, उसका नाम लिखा जाता है और उसका नाम लिखने के साथ ही उस ईवीएम को बंद किया जाता है और डेटा को ऊपर भेजा जाता है। ऊपर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से उसका डेटा मिलान किया जाता है कि कितने वोट थे, कितने वोट पड़े, है ना, और कितने निरस्त किए गए, इसकी भी जानकारी होती है। किसी कारणवश निरस्त भी करना पड़ता है, कभी ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या करते हैं अपन कि टोटल कुल मतदाता कितने थे, महिला और पुरुष, और उन महिला पुरुष में कितने महिला कितने पुरुष ने मतदान किया और मत पेटी में कितने वोट पाए गए, ईवीएम में कितने वोट पाए गए, ये मतपत्र लेखा एक प्रपत्र होता है, उस मतपत्र लेखा को पीठासीन अधिकारी भर के देता है। तो ये निश्चित हो जाता है कि उस मतदान केंद्र में कुल कितने वोट पड़े हैं और जिले के जितने भी मतदान केंद्र होते हैं उसको कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके ये निश्चित कर दिया जाता है कि कुल टोटल कितने वोट पड़े उस विधानसभा में, उस लोकसभा में। तो ये तो शाम के 7 बजे तक 9 बजे तक पूरा जमा हो जाता है, या कहीं नेक्स्ट डे तक। नेक्स्ट डे यदि मान लीजिए दूसरा दिन जैसे पीठासीन अधिकारी को ईवीएम जमा करना है तो जमा करने में लेट हो गया तो लेट हो जाता है, तो किसी हालत में वो 12 बजे के पहले 12 बजे के बाद तक के तो एनी हाउ किसी हालत में ईवीएम जमा हो जाता है, मतपत्र लेखा जमा हो जाता है। और मतपत्र लेखा जब जमा हो जाता है तो मतपत्र लेखा का जो हिसाब है वो किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल पता चल जाता है कि कुल कितने वोट पड़े हैं। और वो रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को, प्रदेश के चुनाव आयोग को और देश के चुनाव आयोग को अपने ये डाटा भेज देता है। तो आजकल के ज़माने में आज जब इतना फास्ट आपका यंत्र हैं और उन यंत्रों का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं और इस प्रकार के किसी भी प्रकार को कोई भी जानकारी यदि मान लीजिए कोई पीठासीन अधिकारी नहीं दे पाता है तो उसको तो सस्पेंड कर दिया जाता है। कभी जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रहे, सस्पेंड करो उसको, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट सस्पेंड होता है वो। कोई भी जानकारी यदि गलत देता है तो ऑन द स्पॉट सस्पेंड होता है, निलंबित किया जाता है उसे। तो इतने बड़ी जानकारी महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, अब तो चुनाव हुए कितने दिन हो गए, जी, और इतने दिनों के बाद भी चुनाव आयोग यदि सही डेटा उपलब्ध नहीं करा पा रहा तो ऐसे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सदस्यों को, चुनाव आयुक्त को इस देश में चुनाव के विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उनको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और एडीआर का जो रिपोर्ट है, एडीआर के रिपोर्ट की जांच अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जितना होता है उसका जवाब तत्काल प्रस्तुत करना चाहिए। ये तय हो गया है, जी, है ना। अब रहा सवाल कि धांधली तो हुई है, लोकसभा क्षेत्र इसी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उसी कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 3 मतदान केंद्र का मतपत्र वोटिंग मशीन ही नहीं गिना गया। वोटिंग मशीन नहीं गिना गया? वोटिंग मशीन नहीं गिना गया। अच्छा। 3 केंद्र का, जिसका अभी हाई कोर्ट में केस डला हुआ है। अच्छा, पुष्टि हो गई? पुष्टि हो गई है। अच्छा। और इसका केस वहाँ डला हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं कर रहा। जबकि मामला ये है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट उसका निर्णय होना चाहिए कि क्या हुआ है, ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि देश के बड़े बड़े राजधानी स्तर में, जिला स्तर में और प्रदेश स्तर में इन सब बातों की जानकारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चुनाव के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है और उनको ये सब चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार है और अधिकार पूर्वक इस प्रकार की बातों को हम जान सकते हैं। जी जी जी। तो हमने अभी हेमंत कांडे जी को सुना। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है कि लोकसभा के चुनाव में जो 4 करोड़ 65 लाख जो वोटों का जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस के बारे में जनता क्या सोच रही है, इसके बारे में हम जानने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं। हमारे साथ और भी पैनल में लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश रामटेके। जी जी जी, रामटेके जी, बताइए जो है ये जो मुद्दा अभी आपने जो प्रश्न सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये तो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और इसी के लिए अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये मशीन के कारण ये सब इन लोग कर रहे हैं, तो इसको मतपत्र से माने जो वो कागज़ की पर्ची डाल के वो वोट देते हैं, इस तरीके से वोट
डालने से इसमें कुछ तो सुधार आ बैलेट सकता पेपर से है। चुनाव होना बैलेट चाहिए। पेपर से चुनाव होना चाहिए और हम यही चाहते हैं सर कि ऐसा हो और सारी जानकारी निष्पक्ष हो और हमें जो इसका वोट का जो माने गिनतियों की हेरा फेरी हो रही है ऐसा इससे कम हो जी सकता कम हो सकता है। सर अपना बताइएगा, अपना नाम बताइए और फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। जी इस जानकारी में तो नहीं है वैसे, जी लेकिन चुनाव के सामने। मामले में यदि चुनाव होता है तो फिर यानी कि जैसे वोटों की गिनती मेरे ख्याल से जब चुनाव का समय खत्म होता है उसके बाद ही उसका चुनाव का रिजल्ट ओपन करना चाहिए। प्रशासन के बात में इतनी तो व्यवस्था होती तुरंत ओपन करनी चाहिए, तुरंत ओपन करना चाहिए, रिजल्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल मशीन में मशीन में है। हाँ नहीं तो फिर बैलेट पेपर से करने से और बेस्ट होगा और जितने भी आरोप प्रत्यारोप लग रही है ना वो पूरी तरीके से करा होगा। जी जी ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, उप वर्गीकरण की बात हो रही है और क्रीमी लेयर की बात हो रही है। तो सर एक कम समय में 30 सेकंड में अगर आप बता सकें कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है कि अनुसूचित वर्गों में वर्गीकरण किया जाए और जिन वर्ग के लोग जो छूट गए हैं, जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए भी प्रतिशत के आधार पर उनको पहले रिजर्वेशन दिया जाए, ये उनका कहना है। हमारा कहना है कि अनुसूचित वर्गों में इस प्रकार का भेद करना उचित नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि अनुसूचित वर्गों को सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय लाभ देना ही चाहती है तो रिजर्वेशन का जो कोटा है अनुसूचित वर्गों का, उन कोटा को बढ़ा करके उनको लाभ दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में बिल्कुल चुप है, परंतु उनके कम करने की दिशा में ज़्यादा सक्रिय है, बढ़ाने की दिशा में सक्रिय नहीं है, कम करने की दिशा में सक्रिय है। अब मान लिया जाए उसमें कम कर भी दिया तो अभी तक के तो यही हुआ है कि जैसे जो सारे लोगों ने देखा है कि क्या कहते हैं बिना परीक्षा दिए जो पास सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। दूसरा चीज़ ये है कि NFS जो करते हैं वो ये है नॉट फाउंड सुटेबल वाला, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये निश्चित रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरकार यही चाहती है कि आप एन प्रकार आरक्षित वर्ग के जितने लोग हैं उनको नौकरी न दिया जाए और जनरल कास्ट के लोगों को नौकरी में भर दिया जाए, ये उनकी मंशा है। परंतु हमारा ये कहना है कि अब तो ये है कि पूरे देश में इस बात के लिए निश्चित हो गया है कि अब जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से हमको रिजर्वेशन चाहिए। अब रिजर्वेशन का हमारा सबसे बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट दो तरह के काम करती है, दो प्रकार के निर्णय देती है कि EWS में क्या किया उन्होंने 10% बढ़ा दिया, कैप से 50% का कैप था उसको खत्म करके उन्होंने फिर बढ़ा दिया और बढ़ा करके उधर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इधर बोल रहे कि जब भी इस प्रकार से ऐसा होता है तो SC ST के रिजर्वेशन में जो बात आती है तब उनको लगता है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वही निम्न तबके के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो छूट गए किसी कारणवश, तो उसको बराबरी में लाने के लिए ही तो रिजर्वेशन का व्यवस्था की गई है। जो छूटे हुए लोग हैं उनको बराबरी में लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में की थी। तो इसका एक दूसरा कारण बैकलॉग भी है कि भाई उन पदों को बैकलॉग पदों को आपने अभी तक भरा नहीं, तो बैकलॉग पदों को भी भरना चाहिए ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि बैकलॉग पदों को भरने के लिए न सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, न सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है, न हाई कोर्ट सक्रिय है किसी भी प्रकार से। तो इनके जितने भी केस जाते हैं, कई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, ये केस लंबा चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल तक के चलते रहते हैं और जो न्याय का देरी से मिलना ही तो अन्याय है। ठीक है, तो न्याय का न मिलना ही अन्याय है जी, और इस प्रकार से हमारे वर्गों पर अन्याय हो रहा है जी। तो ये दो चीज़ है। दूसरा एक नया आज जो
क्या कहते हैं कि उसमें एक सुधार हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि भाई आपको क्या नहीं लगेगा, वो कहते हैं पिछड़े वर्ग में जो लगा था क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। तो भाई आपके कहने से नहीं होगा ना, आपको तो ये बात अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कि एससी वर्ग में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का उनमें विभाजन नहीं होगा, और इस प्रकार के आरक्षण का जो विषय है, जो हमारे बड़े नेताओं की मांग है कि आरक्षण के पूरे विषय को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, इस मांग को सरकार को पूरी तरह से मुस्तैद होकर के इस काम को करना चाहिए। अन्यथा पूरे देश के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, सामान्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, 21 तारीख को जो भारत बंद होगा, पूरा देश में एक साथ सब शामिल होंगे, ऐसा मेरा कहना। जी पूरे एकजुटता के साथ अपने सर ये नौकरी के लिए सर बैकलॉग वाला जो है उसको भर्ती करना चाहिए, जिससे इसके भर्ती नहीं होने से सर बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर सीटें खाली हैं और उसमें जो सक्षम लोग हैं उनको नहीं भर के ये कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोग अपना ये साधने के लिए, मतलब साधने के लिए अपने लोगों को किसी न किसी कारण से उसमें भर्ती कर रहे हैं, और आरक्षण जिनको मिला है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। केवल आरक्षण का नाम हो रहा है सर कि ये इनको आरक्षण मिलता है, आरक्षण के कारण इनको नौकरी मिलती है, और ये आरक्षण के फ़ायदा हमको नहीं मिल के उन दूसरे लोगों को मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। ठीक, बताएं। आरक्षण का जो मुद्दा है इसमें एसटी एससी को शामिल किया जाए, शामिल करके उनके जो आरक्षण को खत्म करने का जो प्रयास कर रहा है, लेकिन को जो EWS में 8 लाख के पहले वाले को 8 लाख तक जिसका इनकम है उसमें उन्हें क्रिमिनल लगा के रखा है, और अपने जो ST SC और OBC में जो कि 5 लाख तक किया है, और उसी तरीके से ST और SC को भी उन्हें की उसी कैटेगरी में लाने पड़ते हैं। ये तो पूरा साजिश है कि जो भी ST SC धीरे धीरे करके जो अपनी उन्नति कर रहा है उसको पूरा रोकने के लिए साजिश कर रहा है, रोकने की साजिश है। जी जी। और बीच में ये बात भी सुनाई आ रहा था कि सबको यानी कि जाति में यानी कि सबको यानी कि प्रतिशत के हिसाब से बांट दिया जाए। ठीक। तो भी यदि किसी जाति को यदि मान लो प्रतिशत में बांट देते हैं 1%, 2%, तो फिर वो तो हम लोग जो ST SC एक साथ मिलके जो है किसी का आंदोलन, किसी भी कोई भी समस्या आता है तो एक साथ मिलके बैठ के उस समस्या को आंदोलन करके रोड में उतर के उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यदि जातियों में यदि मान लो उसको यदि 1%, 2% बांट दिया जाए वो तो फिर अकेला हो जाएगा। तो अकेला एक समय ऐसा आ गया कि तेरा 2% जा रहा है तो फिर तू लड़ाई कर। और जब ST SC का दोनों का प्रश्न है तो 22% है और जो 15% है तो दोनों पे जब आपत्ति आता है तो दोनों मिल के एक साथ लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी का भी कोई भी धर्म का वाला है, इस प्रकार साजिश कर रहा है। जी। अभी बांग्लादेश की जो घटना है हमने थोड़े दिन पहले देखी है कि किस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा है। कैसे देखते हैं सर वहाँ की परिस्थितियों को आप? बांग्लादेश की जो परिस्थितियाँ हैं वो निश्चित रूप से तानाशाही का ही परिणाम है। तानाशाही का परिणाम है। ठीक। शासन में बैठे हुए जो लोग हैं जनता की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, जनता की समस्याओं का निदान नहीं करते, और जनता की समस्याओं का निदान न करने के बाद में जनता के ऊपर ही शासन करते हैं, जनता को ही सजा देते हैं, दंड देते हैं। और जनता जब अपनी आवाज़ उठा रही थी तो उन आवाज़ को बंद करने के लिए, आवाज़ को दबाने का एक प्रयास जो किया गया वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका आप ये कह सकते उसकी आवाज़ को दबाने का जो विस्फोट है वो के कारण ही
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी है जी। और जहाँ कहीं भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, बेरोजगारी, इस पर यदि किसी प्रकार का कोई बात होगी और उसकी अनसुनी की जाएगी तो उसका परिणाम यही होगा, चाहे वो देश बांग्लादेश हो चाहे वो भारत देश हो, कहीं भी हो। तो अन्याय और अत्याचार को अब सहन नहीं किया जाएगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब जानते हैं कि अपना इस बात को निश्चित मान लेते हैं कि ये हमको दबा रहा है, हम पर ये शासन करना चाहता है। तो ऐसे जब स्थिति पैदा हो जाती है तो जनता में आक्रोश उठता है और ये आक्रोश होता है जागरूकता के कारण, शिक्षा के कारण जी। परंतु सरकारें क्या कर रही है, शिक्षा को दबा रही है, शिक्षित होने नहीं देना चाहती और शिक्षित नहीं होने देने के लिए वहाँ भी रिजर्वेशन का ही मामला था। ऐसा नहीं है कि वहाँ रिजर्वेशन का मामला नहीं था, वहाँ भी रिजर्वेशन का ही मामला था। वही तो चाह रहे थे वो कि रिजर्वेशन उनको उसके आधार पर मिले, परंतु वहाँ की सरकार रिजर्वेशन न दे करके उनकी आवाज़ को दबा रही थी और उसका जो विस्फोट हुआ है वो इस प्रकार का हुआ है कि वहाँ की सरकार को बदलना पड़ा और तानाशाही का अंत करके अब नई सरकार आई है। अब देखते हैं और उसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल बांग्लादेश में ही पड़ेगा, उसके आसपास के जितने भी देश हैं, नेबरिंग कंट्री जो पड़ोसी जो देश हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक दूसरा मुद्दा है सर, विनेश फोगाट के जो संन्यास का मामला, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, विनेश फोगाट का मामला भी देखिए, विनेश फोगाट के साथ में पहले से ही साजिश चल रही थी और उस साजिश की शिकार हुई है। वो हमारे देश की बेटी है और जब भी कोई भी बेटी जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है तो पूरे देश की बेटी बन जाती है। वो किसी विनेश फोगाट की नहीं, हरियाणा की नहीं, किसी उत्तर प्रदेश की नहीं है वो। तो उसके साथ जो साजिश की गई है, राजनीति का शिकार हो गई वो और राजनीति के शिकार के कारण ही उसकी ये स्थिति हुई है कि उसको स्वर्ण पदक से वंचित कर दिया गया। ठीक है जी, बताइए दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ये सर, ये वहाँ पर जो अभी आगजनी और कत्लेआम जो हो रहा है, ये सैनिकों के जो 30% आरक्षण दिए थे उनके बच्चों को, तो ये हमारे हिसाब से ठीक था सर आरक्षण, क्योंकि जो सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान गंवाता है और अपने देश के लिए मर मिटता है तो उसके परिवार में किसी न किसी को तो माने एक नौकरी परिवार के पालन पोषण के लिए मिलनी चाहिए। और वही आरक्षण के कारण वहाँ पर ये कत्लेआम और दुनिया भर का वो आगजनी का कार्यक्रम हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक जी। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं और अपना राय दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आम लोगों को जब अपनी राय व्यक्त करने के लिए अपना मौका मिल रहा है और दूसरी बात राय व्यक्त कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत जाता है कि अब समाज जागृत हो रहा है। हर व्यक्ति केवल वोट डालने के बाद चुप ना बैठ करके सरकार के कामकाज की समीक्षा करता है, अपना ओपिनियन देता है, ताकि जो है देश के लिए जो है सही चीज़ों के लिए एक विमर्श बनाया जा सके, विमर्श पैदा किया जा सके। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सुकृति इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।